हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर क्लास डे 5 में आपका स्वागत है। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस क्लास में हम आपको कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सिखाएंगे। अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, जब आप कंप्यूटर में काम करते हैं तो सबसे कॉमन टास्क जिनके लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है उनमें से एक है फाइल्स को क्रिएट, सेव और एडिट करना। अब हो सकता है वो एक सिंपल टेक्स्ट फाइल हो जो हम नोटपैड में क्रिएट करते हैं, या डॉक्यूमेंट फाइल हो जिसे हम एमएस वर्ड में क्रिएट करते हैं, या फिर एक स्प्रेडशीट हो जो एक्सेल में क्रिएट की जाती है। तो सबसे पहले कंप्यूटर में एक सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना सीखते हैं। कंप्यूटर में टेक्स्ट फाइल्स को क्रिएट, व्यू और एडिट करने के लिए टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल किया जाता है, फॉर एग्जांपल नोटपैड का। ये सॉफ्टवेयर आपको सभी विंडोज कंप्यूटर में देखने को मिलेगा। इसे ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में नोटपैड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। ये नोटपैड का बेसिक इंटरफेस है जिसमें सबसे ऊपर कुछ मेन्यूज हैं जैसे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प। अगर आप इन पर माउस कर्सर को ले जाएंगे तो आपको इन ऑप्शंस के अंदर कई अन्य ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले कि मैं इन ऑप्शंस के बारे में आपको बताऊं, पहले मैं एक सिंपल लेटर क्रिएट कर लेता हूं। तो मैंने एक सिंपल लेटर क्रिएट कर लिया है। अक्सर मैं नोटपैड का इस्तेमाल नोट्स या फिर सिंपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करता हूं। नोटपैड की खास बात यह भी है कि आप इसमें कोई एक्स्ट्रा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग अप्लाई नहीं कर सकते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और हाईलाइट नहीं कर सकते, और टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल या कलर चेंज नहीं कर सकते। इसके अलावा डॉक्यूमेंट में कोई इमेज या पिक्चर्स भी ऐड नहीं कर सकते। हालांकि आप थोड़ी बहुत टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मेटिंग भी पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई होती है। ये कैसे करेंगे बस थोड़ी देर में जानेंगे। एक बार जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो इसे कंप्यूटर में सेव करने के लिए ऊपर सबसे लेफ्ट कॉर्नर में फाइल मेन्यू पर क्लिक करें। उसके बाद सेव एज पर क्लिक करें। आप इसके लिए सीधे कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट की भी दबा सकते हैं। अब जिस भी फोल्डर में आपने फाइल को सेव करना है उसे सिलेक्ट करें, फिर फाइल को कोई नेम दें, उसके बाद सेव पर क्लिक कर दें। यह फाइल आपकी चुनी हुई लोकेशन में सेव हो जाएगी। लोग अक्सर सेव और सेव एज में कंफ्यूज हो जाते हैं। दोनों का एक ही काम है। हालांकि जो की डिफरेंस है इन दोनों ऑप्शंस के बीच में वो ये है कि अगर आपने किसी फाइल को पहले से सेव किया हुआ होगा और अब आप उसे एडिट करके उसमें कुछ चेंजेस करते हैं तो आप सेव पर क्लिक करके उस फाइल को अपडेट कर सकते हैं। वहीं सेव एज ऑप्शन का यूज करके आप किसी न्यू फाइल या फिर पहले से सेव्ड फाइल को भी नए नाम से किसी नई लोकेशन पर सेव कर सकते हैं। तो नोटपैड में फाइल क्रिएट और सेव करना बहुत ही सिंपल और इजी है। तो चलिए अब नोटपैड के मेन्यूज में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शंस के बारे में जानते हैं। जैसे अगर हम फाइल मेन्यू में क्लिक करें तो सबसे ऊपर न्यू ऑप्शन है, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट कर रहे होंगे तो यह आपको उस फाइल को सेव करने को कहेगा। अगर आपको नहीं चाहिए यह फाइल, आप एक नई फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो डोंट सेव पर क्लिक करें। अब आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड में एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की का यूज भी कर सकते हैं। अगर आप एक साथ दो फाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो फाइल मेन्यू में न्यू विंडो पर क्लिक करें। अब आप एक साथ दो फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद ओपन ऑप्शन पर क्लिक करके आप पहले से सेव्ड किसी टेक्स्ट फाइल को नोटपैड में ओपन कर सकते हैं। इसके लिए कंट्रोल प्लस ओ शॉर्टकट की का यूज भी आप कर सकते हैं। अगर आपको इस टेक्स्ट फाइल को प्रिंट करना है तो आप फाइल मेन्यू में ही प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अगली वीडियो में हम आपको किसी फाइल को कैसे प्रिंट करते हैं इसके बारे में भी डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा प्रिंट करने से पहले पेज सेटअप कैसे करते हैं इस बारे में भी डिटेल में बताएंगे। उसके बाद नोटपैड को क्लोज करने के लिए आप एग्जिट ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। सेकेंड मेन्यू है एडिट। इसमें कुछ ऐसे कमांड्स दिए गए हैं जिनका यूज डॉक्यूमेंट एडिट करते समय अक्सर होता है, इसीलिए इन्हें ध्यान से समझिए, क्योंकि सिर्फ नोटपैड में ही नहीं बल्कि अगर आप एमएस वर्ड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होंगे वहां पर भी ये कमांड आपके काम में आएंगी। सो एडिट मेन्यू में सबसे ऊपर अंडू का ऑप्शन है। मान लीजिए मुझसे ये वर्ड गलती से डिलीट हो जाता है। अब अगर मैं कंट्रोल प्लस जेड को साथ में दबाऊंगा तो ये वर्ड वापस आ जाएगा। अंडू फंक्शन का यूज करके आप अपने लास्ट एक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। उसके बाद कट है। अगर मैं इस लाइन को यहां से हटाकर कहीं और रखना चाहता हूं तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। किसी लाइन को सिलेक्ट करने के लिए लाइन की स्टार्टिंग में कर्सर को रखें, उसके बाद कीबोर्ड में शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाएं।
अब कट करने के लिए कंट्रोल प्लस एक्स की को साथ में दबाएं, सिलेक्टेड टेक्स्ट कट हो जाएगा। अब आप इसे कहीं दूसरी जगह कंट्रोल प्लस वी की दबाकर पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, जिससे आप किसी सेलेक्टेड वर्ड या पैराग्राफ आदि को कॉपी कर सकते हैं। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस सी है। उसके बाद कॉपी या कट किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए फंक्शन है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस वी है। उसके बाद डिलीट फंक्शन है, इसकी शॉर्टकट की डिलीट है। अब जैसे मुझे इस वर्ड को डिलीट करना है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा। किसी सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस वर्ड के बीच में या लास्ट में रखें, माउस के लेफ्ट क्लिक को 2 बार दबाएं, जिसे हम डबल क्लिक करना भी कहते हैं। अब डिलीट करने के लिए कीबोर्ड में डिलीट की प्रेस करें, सेलेक्ट किया गया वर्ड डिलीट हो जाएगा। उसके बाद सर्च विथ बिंग का फंक्शन है, अगर आप इंटरनेट से कुछ सर्च करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। फिर फाइंड फंक्शन है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एफ है। अगर आपको इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड या सेंटेंस को ढूंढना है तो आप कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एफ की दबाएंगे, जिससे फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब जैसे हमें इस डॉक्यूमेंट में सर वर्ड को ढूंढना है तो हम सर टाइप करेंगे, फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, आपको कर्सर डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में रखकर किसी वर्ड को खोजना है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं सर वर्ड ऊपर है और अगर मैं कर्सर इसके नीचे रखकर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे कैन नॉट फाइंड सर का एरर शो करेगा। हालांकि आप डायरेक्शन में अप सिलेक्ट करके फिर अगर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं वर्ड सर ब्लू कलर से हाईलाइटेड हो चुका है। अब अगर आप फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो इस डॉक्यूमेंट में अगर सर वर्ड फिर यूज हुआ होगा तो ये जो ब्लू हाईलाइटेड कलर है उस पर मूव कर जाएगा। क्योंकि इसमें और सर वर्ड यूज नहीं है तो कैन नॉट फाइंड सर का एरर यहां शो कर रहा है। अब ये फाइंड नेक्स्ट और फाइंड प्रीवियस फंक्शन है, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, ये इनकी शॉर्टकट की है। फिर रिप्लेस फंक्शन है, ये फाइंड से थोड़ा डिफरेंट है, इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस एच है। अगर आपको डॉक्यूमेंट में किसी स्पेसिफिक वर्ड खोजकर उसे दूसरे वर्ड से रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। जैसे मुझे सर वर्ड को मैडम से रिप्लेस करना है तो मैं फाइंड वर्ड में सर टाइप करूंगा और रिप्लेस विद में मैडम टाइप करूंगा, फिर रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दूंगा। इस डॉक्यूमेंट में जितने बार भी सर वर्ड यूज हुआ होगा वो मैडम वर्ड से रिप्लेस हो जाएगा। अगर आपको केवल एक वर्ड को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस पर क्लिक करें। ग्रोसरी हो या कटिंग चाय, पे विद क्रेडिट कार्ड ऑन यूपीआई। यूपीआई करने का नया तरीका। Link your credit card now and get movie tickets worth ₹500. Link now. पेटीएम करो। हेयर फॉल शैम्पू, हेयर फॉल ऑयल, 10 दिन तेल लगाओ, बाल उगाओ। इसके बाद गो टू फंक्शन है, जिसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी है। क्योंकि अभी वर्ड रैप इनेबल है इसीलिए अभी आप फिलहाल गो टू ऑप्शन का यूज नहीं कर पाएंगे। तो पहले हम वर्ड रैप डिसेबल कर देते हैं। इसके लिए फॉर्मेट मेन्यू में क्लिक करेंगे, फिर वर्ड रैप के चेकबॉक्स को अनचेक करने के लिए इस पर क्लिक कर देंगे। वापस एडिट मेन्यू में क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं गो टू ऑप्शन इनेबल हो चुका है। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने गो टू लाइन डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब इसका यूज करके आप डॉक्यूमेंट की किसी भी लाइन में माउस कर्सर को मूव कर सकते हैं। उसके बाद सेलेक्ट ऑल का ऑप्शन है। पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस ए की को दबा सकते हैं। उसके बाद टाइम डेट का फंक्शन है। अगर आपको नोटपैड में करंट टाइम एंड डेट एंटर करना है तो आप F5 की को दबा सकते हैं। तो एडिट मेन्यू में जितने भी फंक्शंस या ऑप्शंस हैं इनकी नॉलेज होना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किसी भी टेक्स्ट एडिटर या वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में काम करें, ये कुछ कॉमन टास्क हैं जिन्हें आपको डेली बेसिस में परफॉर्म करना पड़ता है। अब फॉर्मेट मेन्यू में आ जाते हैं। पहला ऑप्शन वर्ड रैप है। अगर आप इसे इनेबल करेंगे तो नोटपैड की विंडो को कैसे भी रिसाइज करने पर जो टेक्स्ट होगा वो साइज के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फॉन्ट का ऑप्शन है, जिस पर क्लिक करके आप ऑल टेक्स्ट में सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम शुरुआत में बात कर रहे थे। जैसे आप यहाँ से डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल को चूज कर सकते हैं। फॉन्ट को रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और बोल्ड इटैलिक में रख सकते हैं। फॉन्ट के साइज को चूज कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे आपकी चूज की गई फॉर्मेटिंग पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगी। अब व्यू मेन्यू है, जिसमें पहला ऑप्शन जूम है, जिससे आप नोटपैड में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं।
डिफ़ॉल्ट ज़ूम को रिस्टोर भी कर सकते हैं। इनके आगे इन ऑप्शंस की शॉर्टकट कीज़ भी दी हुई है। उसके बाद अगर आपको बॉटम के इस स्टेटस बार को डिसेबल करना है तो आप स्टेटस बार के आगे मौजूद इस चेक बॉक्स को अनचेक कर सकते हैं। अंत में हेल्प मेन्यू है। अगर आप नोटपैड के बारे में जानना चाहते हैं या आपको इससे रिलेटेड हेल्प लेनी है तो आप इन ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आप नोटपैड का यूज करके सिंपल टेक्स्ट फाइल क्रिएट, सेव और एडिट कर सकते हैं। अगर इन फ्यूचर मुझे इस फाइल में चेंजेस करने हुए तो मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहां मैंने इस फाइल को सेव किया था। उसके बाद डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लूंगा। अब मैं इसमें चेंजेस करके इसे दोबारा सेव कर सकता हूं। तो चलिए अब एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट और सेव करना सीखते हैं। इसके लिए हम सर्च बॉक्स में एमएस वर्ड टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक कर देंगे। एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर पहले से सेव्ड किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करना है तो आप यहां से उसे ओपन कर सकते हैं। चूंकि हम एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रहे हैं तो हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। ये एमएस वर्ड का इंटरफेस है। एमएस वर्ड एक बहुत एडवांस वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इससे आप जैसा चाहे वैसा डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। नोटपैड की ही तरह इसमें भी ऊपर कुछ मेन्यूज हैं जिन्हें हम टैब्स भी कहते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस और भी बहुत सारी। इन सभी टैब्स के अंदर आपको कई सारी कमांड्स या ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जब हम एमएस वर्ड आपको सिखाना शुरू करेंगे तब एक एक करके इन टैब और उनके यूज के बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक डॉक्यूमेंट क्रिएट और सेव करना सिखा रहा हूं। तो मैं पहले डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूं। ये एक बेसिक डॉक्यूमेंट मैंने क्रिएट कर लिया है। तो कुछ बेसिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग आपको सिखा देता हूं। जैसे मुझे सबसे ऊपर की इस लाइन को टाइटल बनाना है तो मैं इसके आगे कर्सर को रखूंगा, फिर शिफ्ट प्लस डाउन एरो की दबाकर इस लाइन को सिलेक्ट कर लूंगा। अब होम टैब के अंदर स्टाइल्स ग्रुप में टाइटल के ऊपर क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं ये लाइन टाइटल में बदल चुकी है। आप इस छोटे से मोर एरो पर क्लिक करके कई और स्टाइल्स यहां देख सकते हैं। जैसे अगर आपको डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स क्रिएट करनी है तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके हेडिंग 1 2 3 4 में से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर आपको टेक्स्ट के डिफॉल्ट फॉन्ट को चेंज करना है तो आप फॉन्ट ग्रुप में इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें। फिर आप इन फॉन्ट लिस्ट में से किसी भी फॉन्ट स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फॉन्ट का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप फॉन्ट साइज के आगे इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक करें और जो भी साइज आपको रखना है फॉन्ट का उस पर क्लिक करें। इसके अलावा आप टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। यहां से टेक्स्ट का फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा सिलेक्टेड टेक्स्ट को यहां से हाईलाइट कर सकते हैं। यहाँ पैराग्राफ ग्रुप के अंदर आपको टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे अगर आपको इस टेक्स्ट को सेंटर में रखना है तो सेंटर अलाइनमेंट पर क्लिक करें। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस ई की भी दबा सकते हैं। इसके अलावा राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई करने के लिए भी ऑप्शंस हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट में बुलेट लिस्ट और नंबर लिस्ट क्रिएट करनी है तो आप ऊपर दिए गए बुलेट और नंबरिंग के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। होम टैब के अंदर ही यहाँ सबसे राइट कॉर्नर में आपको नोटपैड की तरह ही फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट के ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्यूमेंट में पिक्चर्स ऐड करनी है तो आप ऊपर इंसर्ट टैब में क्लिक करेंगे, फिर इलस्ट्रेशंस ग्रुप के अंदर पिक्चर्स ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। फिर अगर आपको अपने कंप्यूटर में मौजूद कोई पिक्चर अपलोड करनी है तो दिस डिवाइस पर क्लिक करें। स्टॉक इमेजेस यूज करने के लिए दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करें। इंटरनेट से इमेजेस यूज करने के लिए ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। आप इंसर्ट टैब से डॉक्यूमेंट में टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम एमएस वर्ड स्टार्ट करेंगे तब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। जब आप डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लें तो कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस एस की दबाकर आप इसे कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। इसके अलावा फाइल मेन्यू में भी आपको सेव और सेव एज का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो आप प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए अब एक्सेल का यूज करके स्प्रेडशीट क्रिएट करना सीखते हैं। अगर आप डेटा एंट्री करना चाहते हैं या फिर अकाउंटिंग का काम करना चाहते हैं और इवन डेटा एनालिसिस भी अगर करना चाहते हैं तो इसके लिए एक्सेल एक बेहद ही पावरफुल टूल है। एक्सेल को ओपन करने के लिए हम सर्च बॉक्स में एमएस एक्सेल टाइप करेंगे, फिर ओपन पर क्लिक करेंगे।
अब एक न्यू वर्कबुक क्रिएट करने के लिए ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं तो आपको कुछ बेसिक टर्म्स की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जैसे वर्कबुक, स्प्रेडशीट, सेल, फॉर्मूला एक्सेट्रा। अब जो ये रेक्टेंगुलर बॉक्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन्हें सेल कहा जाता है। अब ये सभी सेल्स मिलकर एक स्प्रेडशीट बनाते हैं, जिसे हम वर्कशीट या सीट भी कहते हैं। अब एक पूरी एक्सेल फाइल को वर्कबुक कहा जाता है। एक वर्कबुक में कई सारी सीट्स हो सकती हैं, और फॉर्मूला बेसिकली इक्वेशंस है जिनका यूज आप एक्सेल में कैलकुलेशन करने के लिए करते हैं। ये एक एक्सेल सेल है जिसमें आप डेटा एंटर करते हैं। किसी सेल में डेटा एंटर करने के लिए पहले हम उसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के लिए उस सेल पर क्लिक करेंगे, फिर डबल क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ये सेल एक्टिव हो चुकी है। अब मैं इसमें डेटा टाइप कर सकता हूं। अगर मुझे दूसरी सेल में जाना है तो मैं एरो कीज का यूज कर सकता हूं, जैसे राइट सेल में जाने के लिए राइट एरो, नीचे की सेल में जाने के लिए डाउन एरो, लेफ्ट सेल में जाने के लिए लेफ्ट एरो, और ऊपर की सेल में जाने के लिए अप एरो का यूज कर सकते हैं। अगर आपको वर्कबुक में एक नई शीट क्रिएट करनी है तो आप नीचे सीट 1 के ठीक आगे प्लस के साइन पर क्लिक करके एक न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। अब अगर मुझे इसे डिलीट करना है तो मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, फिर पॉपअप मेन्यू में डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब थोड़ा एक्सेल के इंटरफेस का इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। यहाँ सबसे ऊपर ये क्विक एक्सेस टूल बार है जिसमें कुछ टूल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे वर्कबुक को सेव करने के लिए, एक्सेल्स को अनडू और रीडू करने के लिए, फिर ये छोटा सा डाउन एरो है जिस पर क्लिक करके आप क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कुछ और टूल्स जैसे न्यू, ओपन को यहाँ ऐड और रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद ये फाइल, होम, इंसर्ट टैब्स हैं जिनके अपने अपने ऑप्शंस हैं। इस पूरे एरिया को हम रिबन भी कहते हैं। अगर आप राइट कॉर्नर पर इस अप एरो में क्लिक करेंगे तो आप इस रिबन को हाइड कर सकते हैं। उसके बाद ये नेम बॉक्स है जिसमें करंटली सिलेक्टेड सेल का नेम शो होता है। जैसे अभी हमने A1 सेल को सिलेक्ट किया है तो नेम बॉक्स में A1 शो हो रहा है। ये फॉर्मूला बार है जहां से आप सेल में फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये जो अल्फाबेट्स हैं ABCD, ये कॉलम्स नेम है। अगर आप इन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इस तरफ जो नंबर्स हैं वो रो को डिस्क्राइब करते हैं। आई होप अब आप एक्सेल के इंटरफेस को बहुत हद तक समझ गए होंगे। जब हम एक्सेल सीरीज स्टार्ट करेंगे तब आपको डिटेल में ये सभी चीजें सिखाई जाएंगी। अब अगर मुझे एक्सेल वर्कबुक सेव करना है तो मैं कीबोर्ड में Ctrl+S की दबाकर उसे सेव कर लूंगा। ये थी कंप्यूटर क्लास डे 5 जिसमें आपने कंप्यूटर में फाइल्स, डॉक्यूमेंट और स्प्रेडशीट को क्रिएट, सेव और एडिट करना सीखा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और इस वीडियो से आप बहुत कुछ नया सीखे हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम उसका जवाब आपको जरूर देंगे। अंत में जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 6। अगर आप पहले की वीडियोस को देखे बिना सीधे कंप्यूटर क्लास डे 6 में आए हैं तो डिस्क्रिप्शन में कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां से आप इस पूरी वीडियो सीरीज को देखकर शुरुआत से कंप्यूटर चलाना सीख सकते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स की इस वीडियो क्लास में हम आपको कंप्यूटर में ईमेल क्रिएट और सेंड करना सिखाएंगे। इसके अलावा ईमेल से रिलेटेड सभी चीजें इस एक वीडियो में आप सीख जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर चलाने में मास्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप कहीं भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोई जॉब करते हैं तो आपको ईमेल क्रिएट यानी कंपोज करना और सेंड करना तो जरूर आना चाहिए। अब हो सकता है आप कहें हम तो अपने फोन में डेली कई सौ ईमेल्स सेंड और रिसीव करते हैं, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि कंप्यूटर में ईमेल कंपोज करना थोड़ा डिफरेंट होता है और ये एक एसेंशियल स्किल है जो आपको आनी ही आनी चाहिए। इसके लिए आप कई सारे ईमेल क्लाइंट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे जीमेल, आउटलुक, विंडोज मेल, याहू मेल और भी बहुत सारे हैं। क्योंकि जीमेल सबसे अधिक यूज किया जाने वाला ईमेल क्लाइंट है, इसीलिए हम जीमेल का यूज करके ईमेल कंपोज और सेंड करना सीखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। अगर आप विंडोज 10 का यूज कर रहे हैं तो टास्क बार के नोटिफिकेशन एरिया में इंटरनेट जैसा आइकन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करें।
विंडोज 7 में ये आइकन कंप्यूटर के जैसा दिखाई देता है, हालांकि सभी विंडोज कंप्यूटर में इंटरनेट स्टेप्स हैं वो बिल्कुल सेम है। अगर आपके घर में वाईफाई राउटर नहीं है तो आप अपने मोबाइल हॉटस्पॉट का यूज करके भी अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। तो अब हम वाईफाई ऑप्शन में क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमको वाईफाई नेटवर्क शो हो रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब इस वाईफाई नेटवर्क का पासवर्ड यहाँ टाइप करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। अब नो पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं हमारा कंप्यूटर इस वाईफाई नेटवर्क से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। अब हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। अब gmail.com को एक्सेस करने के लिए हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और सर्च बार में जीमेल टाइप करेंगे, फिर एंटर की दबाएंगे। अब रिजल्ट्स में शो हो रहे पहले लिंक पर क्लिक करेंगे। अब आपको अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन करना है। अगर आपके पास जीमेल अकाउंट नहीं है तो क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करके आप अपना एक जीमेल अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। चूंकि हमारे पास पहले से जीमेल अकाउंट है तो हम यहाँ पर ईमेल एड्रेस टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब पासवर्ड टाइप करेंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब अगर आपने अपने जीमेल अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल किया होगा तो यह आपसे अपने अकाउंट को वेरीफाई करने को कहेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आप अपने जीमेल अकाउंट में साइन इन हो जाएंगे। तो ये जीमेल का इंटरफेस है, ये ईमेल एरिया है जहां आपकी ईमेल्स शो होती है। यहाँ लेफ्ट साइड में ये लेबल्स हैं, इनबॉक्स, स्टार्ट, स्नूज्ड, सेंट और ड्राफ्ट्स। जैसे कंप्यूटर में फोल्डर्स होते हैं वैसे ही जीमेल में लेबल्स होते हैं। अगर मोर पर आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी लेबल्स शो होंगे, जैसे इम्पॉर्टेंट, स्पैम, ट्रेस एक्सेट्रा। उसके नीचे ये कैटेगरीज हैं। वीडियो में आगे इन सभी लेबल्स और कैटेगरीज के बारे में जानेंगे। उसके बाद मैनेज लेबल्स पर क्लिक करके आप इन लेबल्स और कैटेगरीज को शो हाइड कर सकते हैं। अगर आप खुद के नए लेबल्स क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से, तो आप क्रिएट न्यू लेबल पर क्लिक करके न्यू लेबल क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में ही ऊपर कंपोज बटन है जिस पर क्लिक करके आप ईमेल राइट और सेंड कर पाएंगे। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन पहले थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। उसके बाद 3 हॉरिजॉन्टल लाइन जो ये है, ये मेन मेन्यू कहलाते हैं, जिस पर क्लिक करने पर जो लेबल्स और कंपोज बटन है उसके सिर्फ आइकन्स ही आपको शो होंगे। पुराने व्यू को शो करने के लिए वापस इस पर क्लिक करें। अब ये बीच में सर्च बॉक्स है जहां से आप सिलेक्टेड लेबल के अंदर मौजूद ईमेल्स को सर्च कर सकते हैं। अगर आपको जीमेल से रिलेटेड हेल्प या सपोर्ट चाहिए तो इस क्वेश्चन आइकन पर क्लिक कीजिए। जीमेल सेटिंग्स को ओपन करने के लिए सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करें। अगर आपको अदर गूगल ऐप्स को एक्सेस करना है तो आप इस पर क्लिक करके इन गूगल ऐप्स को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद अपने गूगल अकाउंट के इस प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करके आप अपने गूगल अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। ऐड अनदर अकाउंट पर क्लिक करके आप दूसरे जीमेल अकाउंट से साइन इन करके उसे यहां ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने अकाउंट को साइन आउट करना है तो साइन आउट ऑप्शन पर क्लिक करें। ये राइट साइड के पैनल में कुछ एड ऑन्स हैं, जैसे टास्क है, कॉन्टैक्ट है। अगर आपको इसकी साइड पैनल को हाइड करना है तो आप राइट एरो पर क्लिक करके इसे हाइड कर सकते हैं। तो जीमेल के इंटरफेस का बेसिक इंट्रोडक्शन तो हो चुका है, तो चलिए अब मेन पॉइंट पर आते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अभी इनबॉक्स लेबल हाईलाइटेड है, इसका मतलब अभी यहाँ जो ईमेल शो हो रही है वो इनबॉक्स फोल्डर के अंदर सेव्ड है। जो भी रिसीव्ड ईमेल्स होती है, यानी अगर कोई आपको ईमेल भेजता है तो वो इनबॉक्स के अंदर आपको शो होंगी। अगर कोई ऐसी ईमेल है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है तो आप ईमेल मैसेज के ठीक आगे बने इस स्टार आइकन पर क्लिक करके उस ईमेल को एक स्पेशल स्टेटस दे सकते हैं। इसके अलावा आप स्टार्ड फोल्डर पर क्लिक करके स्टार की गई सभी ईमेल्स को आसानी से ढूंढ सकते हैं। अब ये जो ईमेल मैसेजेस के फ्रंट में आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है, ये ईमेल को सिलेक्ट करने के लिए है। जैसे मैं अगर इस पर क्लिक करूं तो ये ईमेल सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ कुछ ऑप्शंस शो होने लगे हैं। जैसे सबसे पहले ईमेल को सिलेक्ट और अनसेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो सिलेक्ट की हुई ईमेल अनसेलेक्ट हो जाएगी। अब अगर मैं दोबारा इस पर क्लिक करूं तो इस पेज में शो हो रही सभी ईमेल्स सिलेक्ट हो जाएंगी। अब ये जो छोटा सा डाउन एरो है, इस पर क्लिक करने पर आपको कई और अन्य ऑप्शंस शो होंगे। जैसे सभी ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए ऑल ऑप्शन है,
अगर आपको सिलेक्टेड ईमेल्स को अनसेलेक्ट करना है तो नन ऑप्शन है। फिर रीड है, अगर सिर्फ उन्हीं ईमेल्स को सिलेक्ट करना है जिन्हें आपने रीड कर लिया तो इस पर क्लिक करें। जिन ईमेल्स को आपने नहीं रीड किया है उन्हें सिलेक्ट करने के लिए अनरीड पर क्लिक करें। स्टार की गई ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए स्टार्ड पर क्लिक करें और अनस्टार ईमेल्स को सिलेक्ट करने के लिए अनस्टार्ड ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आर्काइव का ऑप्शन है। अगर आप इनबॉक्स से किसी ईमेल को हटाना चाहते हैं लेकिन आप उसे डिलीट नहीं करना चाहते तो आप उस ईमेल को आर्काइव कर सकते हैं। इससे वह ईमेल इनबॉक्स से हटकर ऑल ईमेल के फोल्डर में मूव हो जाएगी। उसके बाद रिपोर्ट स्पैम का ऑप्शन है। अगर आपको कोई ईमेल स्पैम लगती है तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके उसे स्पैम फोल्डर में मूव कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है। जिस भी ईमेल को आपने डिलीट करना है उसे सेलेक्ट कीजिए, फिर डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। ईमेल ट्रेस फोल्डर में मूव कर जाएगी। उसके बाद मार्क एज अनरीड का ऑप्शन है। अगर आप किसी रीड की गई ईमेल को एज अनरीड मार्क करना चाहते हैं तो मार्क एज अनरीड पर क्लिक करें। अगर आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो ईमेल दोबारा एज रीड मार्क हो जाएगी। उसके बाद स्नूज का ऑप्शन है। अगर आप किसी ईमेल को आगे के लिए पोस्टपोन करना चाहते हैं तो उस ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद स्नूज पर क्लिक करेंगे, फिर उस डेट और टाइम को पिक करेंगे। जैसे ही आप उस डेट एंड टाइम पर क्लिक करेंगे वह ईमेल इनबॉक्स फोल्डर से हटकर यहाँ स्नूज फोल्डर में मूव हो जाएगी और जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया होगा उस समय आपके कंप्यूटर या मोबाइल पर उस ईमेल का नोटिफिकेशन आपको आएगा। अब ऐड टू टास्क का ऑप्शन है। किसी ईमेल को सिलेक्ट करके अगर आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्टेड ईमेल यहाँ राइट साइड पैनल में मौजूद गूगल टास्क लिस्ट में ऐड हो जाएगी। उसके बाद मूव टू ऑप्शन है। अगर आप किसी ईमेल को इनबॉक्स से हटाकर किसी दूसरे फोल्डर में मूव करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेबल एज का ऑप्शन है। अगर मैं इस ईमेल को सिलेक्ट करने के बाद लेबल्स ऑप्शन पर क्लिक करूं और फिर कंप्लीटेड लेबल को सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पर क्लिक करूं तो आप देख सकते हैं सेंडर नेम के आगे कंप्लीटेड लेबल शो होने लगा है। फिर ये 3 डॉट आइकन है जिसमें कई अन्य ऑप्शंस आपको शो हो रहे हैं, जैसे मार्क एज अनरीड, मार्क एज नॉट इम्पोर्टेंट, जिनके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब ये जो राइट एरो है इस पर क्लिक करके आप ओल्डर ईमेल्स को देख सकते हैं और इस लेफ्ट एरो पर क्लिक करके आप न्यू ईयर ईमेल्स को देख सकते हैं। उसके बाद प्राइमरी, प्रमोशंस और सोशल ये डिफरेंट ईमेल कैटेगरीज हैं। जैसे प्राइमरी में आपको प्राइमरी ईमेल्स शो होंगी, प्रमोशंस में आपको प्रमोशन से रिलेटेड ईमेल्स होंगी, सोशल में आपको सोशल मीडिया से रिलेटेड ईमेल्स शो होंगी। अब अगर इन लेबल्स के उपयोग को जाने तो स्टार्ट और स्नूज्ड के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूं। सेंट में वो ईमेल्स सेव्ड होती हैं जो आपने भेजी होती है। इसके नीचे ड्राफ्ट है, वो ईमेल्स जो आपने क्रिएट तो की होती हैं लेकिन सेंड नहीं की होती, तो वो यहाँ सेव्ड होती है। उसके बाद मोर में भी आपको कई लेबल्स शो हो रहे हैं। सिर्फ इंपॉर्टेंट की ही बात करते हैं, जैसे ऑल मेल में आपको सभी लेबल की ईमेल्स शो होती हैं। स्पैम में आपको स्पैम ईमेल और ट्रेस में आपके द्वारा डिलीट की गई डिलीटेड ईमेल्स शो होती है। अगर आपको किसी डिलीटेड ईमेल को रिस्टोर करना है तो आप उसे सिलेक्ट करके इनबॉक्स फोल्डर में मूव कर सकते हैं और परमानेंटली डिलीट करने के लिए डिलीट फॉरएवर के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ट्रेस फोल्डर की सभी ईमेल्स को डिलीट करना है तो एम्प्टी ट्रेस नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ओके पर क्लिक कर दें। ट्रेस फोल्डर की सभी ईमेल्स डिलीट हो जाएंगी। वैसे जिस भी ईमेल को आप डिलीट करते हैं वो 30 दिनों के बाद ट्रेस फोल्डर से ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती है। तो चलिए अब ईमेल कंपोज और सेंड करना सीखते हैं। उसके लिए ऊपर कंपोज बटन पर क्लिक करें। अब हम इस विंडो को बड़ा कर लेते हैं। उसके लिए इस फुल स्क्रीन आइकन पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ टू फील्ड में वो ईमेल एड्रेस टाइप करना है जिस पर आपको ईमेल भेजनी है, यानी रिसिपिएंट का ईमेल एड्रेस। अगर आपको एक से ज्यादा लोगों को ये ईमेल भेजनी है तो आप उनकी ईमेल भी यहाँ टाइप कर सकते हैं। उसके बाद सीसी और बीसीसी के ऑप्शन है। ज्यादातर लोग इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं। तो सीसी का मतलब कार्बन कॉपी होता है और बीसीसी का मतलब ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को इस ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं तो आप सीसी में उसका ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। ये व्यक्ति जिसको आपने सीसी फील्ड में रखा है
ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है। बीसीसी फील्ड सीसी से थोड़ा डिफरेंट है, हालांकि उसे भी इस ईमेल की कॉपी रिसीव होगी और वह ये देख पाएगा कि आपने और किन किन को ये ईमेल भेजी है, लेकिन कोई और यह नहीं देख पाएगा कि उन्हें भी ये ईमेल भेजी गई है। इसीलिए इसका नाम ब्लाइंड कार्बन कॉपी है। हालांकि नॉर्मल ईमेल सेंड करने में सीसी और पीसीसी का कोई यूज नहीं है, लेकिन अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और आपको अपने बॉस और मैनेजर को ईमेल्स की कॉपी भेजनी है तो आप वहां पर सीसी और पीसीसी का यूज कर सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट फील्ड में आपको इस ईमेल का सब्जेक्ट लिखना है। ईमेल लिखने की शुरुआत आप डियर सर, रिस्पेक्टेड सर या फिर हाय, जो भी उनका नाम है, इससे कर सकते हैं। फिर एक लाइन छोड़कर अपना मैसेज लिखना शुरू करेंगे। ईमेल लिख लेने के बाद एंड में आप योर सिंसियरली लिख सकते हैं या फिर काइंड रिगार्ड्स, बेस्ट या सिर्फ सिंसियरली भी लिख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो फॉर्मेटिंग ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां से आप टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल, साइज चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट की अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, बुलेट और नंबर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई और ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। अब अगर मुझे ईमेल के साथ कोई फाइल अटैच करनी है तो मैं अटैच फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद कंप्यूटर में से उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा, फिर ओपन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं फाइल अपलोड होनी शुरू हो चुकी है। इसके बाद इंसर्ट लिंक का ऑप्शन है। अगर मैं किसी टेक्स्ट को लिंक करना चाहता हूं तो पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के लिए कर्सर को उस टेक्स्ट पर रखकर माउस से डबल क्लिक करूंगा। उसके बाद इंसर्ट लिंक पर क्लिक कर दूंगा। यहां बॉक्स में उस लिंक को पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद ओके बटन पर क्लिक कर दूंगा। आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट का कलर ब्लू हो चुका है। उसके बाद इमोजी आइकन है। अगर आपको ईमेल में इमोजीज इंसर्ट करने हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। फिर वन ड्राइव का ऑप्शन है। आप वन ड्राइव से भी यहां फाइल इंसर्ट कर सकते हैं। इससे आप फोटो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि जिसे आप ये ईमेल भेजें वो इसे फॉरवर्ड, कॉपी, प्रिंट या डाउनलोड नहीं कर पाए तो यहां से आप कॉन्फिडेंशियल मोड को इनेबल कर सकते हैं। फिर ये डिजिटल सिग्नेचर इंसर्ट करने के लिए है। अंत में जब आपकी ईमेल रेडी हो जाए तो आप सेंड बटन पर क्लिक करके ईमेल को सेंड कर सकते हैं। यहाँ लेफ्ट साइड में नीचे मैसेज सेंड का नोटिफिकेशन शो हो रहा है। इसका मतलब ईमेल सेंड हो चुकी है। अब आप सेंड फोल्डर में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए अब ईमेल का रिप्लाई करना और किसी ईमेल को फॉरवर्ड करना सीखते हैं। अगर आपको किसी ईमेल का रिप्लाई करना है तो आप उस ईमेल को ओपन करें, फिर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करें। बॉटम में आपको रिप्लाई और फॉरवर्ड बटन दिखाई दे रहा है। रिप्लाई पर क्लिक करें। अब अपना मैसेज टाइप करके सेंड पर क्लिक कर दें। चूंकि ये डेमो था तो हम डिलीट आइकन पर क्लिक करके इस ड्राफ्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन फॉरवर्ड का है। अगर आप इस ईमेल को किसी दूसरे एड्रेस पर फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे। फिर टू फील्ड में उसका ईमेल एड्रेस टाइप करके सेंड पर क्लिक कर देंगे। ये सेम ईमेल उस एड्रेस पर चला जाएगा। तो ये थी कंप्यूटर क्लास बेसिक्स, जिसमें हमने आपको जीमेल का यूज करके ईमेल कंपोज और सेंड करना सिखाया। ये एक बेहद ही इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपके प्रोफेशन में आपके बहुत काम आ सकती है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको जीमेल का यूज करने में कोई परेशानी होने वाली है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ नया सीखा और इससे आपकी नॉलेज बढ़ी तो हमेशा की तरह इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई सवाल या सुझाव हो तो नीचे कमेंट कीजिए, हम जरूर उसका सोल्यूशन आपको देंगे। कंप्यूटर क्लास डे 6 में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए गुड बाय। Introducing Fresh Hot Grills. The goodness of fresh veggies, real cheese, and a buttery crust. हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 7। कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की ये आखिरी क्लास है जिसमें हम आपको दो बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स सिखाने वाले हैं। पहला, कंप्यूटर में कोई प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना, और दूसरा, कंप्यूटर से मोबाइल पर फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। तो चलिए
आपके कीमती समय को बचाते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर चलाने में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए, अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आपको अपने काम के लिए कई सारे प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है और एज अ कंप्यूटर यूजर आपको कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल करना तो जरूर आना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना सीखते हैं। हर सॉफ्टवेयर का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है, या कह सकते हैं हर एक सॉफ्टवेयर जो है एक अलग काम के लिए बना होता है और इनको इंस्टॉल करने की जो प्रोसेस है वो भी बिल्कुल सेम नहीं हो सकती। थोड़ा बहुत डिफरेंस इनमें होगा, लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको आगे किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दो तरीके हैं जिनसे आप अपने पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। पहला, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर की सीडी डीवीडी खरीदी है, चूंकि कई सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो आपको सीडी डीवीडी के साथ में मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है तो वो आपको सीडी या डीवीडी के साथ में मिलेगा। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सीडी या डीवीडी को अपने कंप्यूटर की डिस्क ड्राइव में इंसर्ट करना है। अब फाइल एक्सप्लोरर में जाएं और दिस पीसी पर क्लिक करें। आपको यहाँ डिवाइसेस एंड ड्राइव्स में सीडी ड्राइव दिखाई देगी। डबल क्लिक करके उसे ओपन कर लें और फिर सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को यहाँ ढूंढें। कैसे पता करेंगे कि इंस्टॉलर फाइल कौन सी है? तो जिस भी फाइल के अंत में .exe फाइल एक्सटेंशन होगा वही उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल होगी। इससे आगे के इंस्टॉलेशन स्टेप्स दूसरे तरीके में जानेंगे क्योंकि वो सिमिलर ही होते हैं। तो दूसरा तरीका है कि आप इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करें। ये एक कॉमन तरीका है। ज्यादातर सॉफ्टवेयर को इसी तरीके से डाउनलोड और इंस्टॉल किया जाता है। तो इसके लिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेंगे। अब सर्च बार में उस सॉफ्टवेयर का नाम टाइप करेंगे। जैसे हमें नोटपैड प्लस प्लस डाउनलोड करना है तो हम टाइप करेंगे डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस फॉर विंडोज 10। अब एंटर की दबाएंगे। ये कुछ ऐसा ही है जैसे आप अपने फोन में कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं। इंटरनेट से किसी सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने से पहले आपको इन दो बातों का ध्यान जरूर रखना है। पहला, कि जिस भी वेबसाइट से आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करें वह एक जेन्युइन वेबसाइट हो। कहीं ऐसा ना हो आप सॉफ्टवेयर के चक्कर में कोई मेलवेयर डाउनलोड कर लें, तो इससे सतर्क रहें। दूसरा, आपका पीसी या लैपटॉप उस सॉफ्टवेयर की सिस्टम रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो। ऐसा ना हो सॉफ्टवेयर 64 बिट का हो और आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता हो। अगर आपका पीसी 32 बिट सपोर्ट करता है तो आपको हमेशा 32 बिट में ही सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। अब चूंकि ये नोटपैड प्लस प्लस की ऑफिशियल वेबसाइट है तो हम सबसे ऊपर दिख रहे लिंक पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर नोटपैड के कई सारे वर्जन्स शो हो रहे हैं, तो हम इसके लेटेस्ट वर्जन को डाउनलोड करने के लिए सबसे ऊपर के लिंक पर क्लिक करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं आपको 64 बिट और 32 बिट दोनों ही सिस्टम के लिए इस सॉफ्टवेयर का सपोर्टेबल वर्जन मिल रहा है। चूंकि हमारा पीसी 64 बिट सपोर्ट करता है तो हम इसके नीचे दी गई इंस्टॉलर फाइल को डाउनलोड करेंगे। आप इसकी जिप फाइल को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कई अननेसेसरी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगी जिनकी आपको उतनी जरूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर उस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलर फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो उस पर ही क्लिक करें। ऊपर आप देख सकते हैं फाइल डाउनलोडिंग का नोटिफिकेशन शो होने लगा है और हमारी फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस फोल्डर आइकन पर क्लिक करके इस डाउनलोड फाइल को फोल्डर में शो करेंगे। ये रही नोटपैड प्लस प्लस की इंस्टॉलर फाइल। अब हम नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करके इसे लॉन्च करेंगे। अब ये आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा। इससे कोई डरने वाली बात नहीं है, सीधे यस पर क्लिक कर दें। अब लैंग्वेज चूज करें। हम इसे इंग्लिश से रहने देंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। अब आगे कंटिन्यू करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब चाहे तो आप नोटपैड प्लस प्लस के लाइसेंस एग्रीमेंट को पढ़ सकते हैं और अगर एग्रीमेंट की इन टर्म्स से एग्री करते हैं तो आगे कंटिन्यू करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करें। अब आपको इंस्टॉलेशन लोकेशन चूज करनी है, यानी आप यहां ब्राउज पर क्लिक करके उस फोल्डर को चूज कर सकते हैं जहां आपको नोटपैड प्लस प्लस के सेटअप को इंस्टॉल करना है। आप मेक न्यू फोल्डर पर क्लिक करके एक नए फोल्डर में भी इसके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। चूंकि हमें प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर के अंदर ही इसे रखना है तो हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस भी फोल्डर में आप सेटअप फाइल इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें जो अवेलेबल स्पेस है वो इस फाइल के साइज से ज्यादा होना चाहिए। इस पेज में आप चूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस के किन फीचर्स को आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। इन फीचर्स के आगे जो छोटा सा चेक बॉक्स है
अगर आप उसे अनचेक कर देंगे तो ये फीचर आपके नोटपैड से हट जाएगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन्हें ना छेड़ें और सीधे नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल होने के लिए रेडी है। अगर आप यहाँ डेस्कटॉप में इसका शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को सिलेक्ट करें और फिर इंस्टॉल पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसे अभी रन नहीं करना चाहते तो इस चेकबॉक्स को अनचेक करें और फिनिश पर क्लिक कर दें। अब आप डबल क्लिक करके इसे यहां से ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा सर्च बॉक्स में नोटपैड प्लस प्लस टाइप करेंगे तो इसे यहां से भी ओपन किया जा सकता है। तो इतना सिंपल है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। हालांकि हर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मेरा सजेशन ये है कि हर स्टेप में इंस्ट्रक्शंस को पढ़ें और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लें। तो चलिए अब सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करना सीखते हैं। तो उसके लिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे, फिर सेटिंग्स के आइकन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ एप्स पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ हमें कंप्यूटर में मौजूद सभी एप्स और फीचर्स शो हो रहे हैं। अब जैसे हमें अडोबी फोटोशॉप को अनइंस्टॉल करना है तो हम इस लिस्ट में उसे ढूंढकर इस पर क्लिक करेंगे, फिर अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और फिर से अनइंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। ये आपसे यूजर अकाउंट कंट्रोल मांगेगा तो यस पर क्लिक कर दें। अंत में कंफर्म करने के लिए यस पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में अनइंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। रिमूव सेव्ड फाइल्स में यस टू ऑल पर क्लिक कर देंगे, फिर से यस पर क्लिक कर दें। अनइंस्टॉल कंप्लीट हो चुका है, ओके पर क्लिक कर दें। अब अगर हम सर्च बॉक्स में अडोबी फोटोशॉप सर्च करें तो यहां आपको एप्लीकेशन शो नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप स्टार्ट मेन्यू में उस सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करें तो आप यहां से भी उसे अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल और अनइंस्टॉल कर सकते हैं। अब सीखते हैं कंप्यूटर से अपने फोन में फाइल्स ट्रांसफर और रिसीव करना। हालांकि हम आपको एक पीसी से दूसरे पीसी में फाइल्स कैसे ट्रांसफर करते हैं ये भी सिखाते, लेकिन वो एक लंबी प्रोसेस है जिससे ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम इस पर भी एक वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट कीजिए, हम जल्द ही इस पर एक डिटेल वीडियो बना देंगे। कंप्यूटर से फोन में या फोन से कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर करने के कई तरीके हैं, लेकिन हम दो की ही बात करेंगे जो सबसे आसान भी है। पहला तरीका यह है कि अगर आपके पास एक डेटा केबल है जिन्हें हम यूएसबी केबल भी कहते हैं, तो उससे अपने कंप्यूटर और फोन को कनेक्ट कीजिए। उसके लिए केबल के स्मॉलर एंड को फोन के चार्जिंग पोर्ट से और लार्जर एंड को कंप्यूटर या लैपटॉप के यूएसबी पोर्ट से कनेक्ट करें। जैसे ही आप दोनों डिवाइस को कनेक्ट करेंगे आपके फोन में एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें 3 ऑप्शन आपको शो होंगे। चूंकि हम ऑडियो, वीडियो और इमेज सभी प्रकार की फाइल्स को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो हम सेकंड ऑप्शन फाइल ट्रांसफर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे फाइल एक्सप्लोरर की विंडो ओपन होगी और उसमें आपके कनेक्टेड फोन की इंटरनल स्टोरेज आपको शो होने लगेगी। अगर ये इस तरह से न ओपन हो तो अपने कनेक्टेड फोन को एक्सेस करने के लिए टास्क बार से फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें, फिर दिस पीसी में क्लिक करें। यहां डिवाइस एंड ड्राइव्स में आपको अपने फोन की स्टोरेज शो हो रही है, डबल क्लिक करके इसे ओपन करें। अब उस फोल्डर में जाइए जहां वो फाइल्स हैं जिन्हें आपको कंप्यूटर में लेना है, उस पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कीजिए। आप एक साथ मल्टीपल फाइल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाकर रखें और फिर उन फाइल्स पर क्लिक करें जिन्हें आपने सिलेक्ट करना है। आप कंट्रोल प्लस ए की को दबाकर एक फोल्डर की सभी फाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सेलेक्ट कर लेने के बाद कॉपी करने के लिए कंट्रोल प्लस सी दबाइए। अगर इस फाइल को फोन से पूरी तरह हटाकर कंप्यूटर में लेना चाहते हैं तो कट कीजिए, उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स की को दबाइए। अब कंप्यूटर के उस फोल्डर में जाइए जहां आपको फाइल्स लेनी है और कंट्रोल प्लस वी दबाकर पेस्ट कर दीजिए। देख सकते हैं वो फाइल यहां आ चुकी है। इसी तरह से आप कॉपी या कट करके कंप्यूटर की फाइल को फोन में भी ले सकते हैं। फाइल्स ट्रांसफर करने का दूसरा आसान तरीका यह है कि आप ब्लूटूथ के माध्यम से वायरलेसली डेटा को ट्रांसफर करें। इसके लिए फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करें
अब जिस फाइल को आपने ट्रांसफर करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके उस पर राइट क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू में नीचे की तरफ सेंड टू ऑप्शन पर क्लिक करें और फिर ब्लूटूथ डिवाइस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब जिस भी फोन पर आपको फाइल भेजनी है उसे सेलेक्ट करें। मेक श्योर कि उस फोन का ब्लूटूथ ऑन हो। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर दें। अब आपके फोन में एक्सेप्ट इनकमिंग फाइल का नोटिफिकेशन शो होगा। अपने फोन में एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें। यहां आप देख सकते हैं फाइल सेंड होनी शुरू हो चुकी है। फाइल का साइज जितना बड़ा होगा उतना अधिक इसमें समय लगेगा। डेटा केबल के मुकाबले ब्लूटूथ से फाइल ट्रांसफर करने में काफी अधिक समय लगता है। तो अगर आपके पास एक डेटा केबल है तो प्रेफर करें कि आप उसका उपयोग करके ही फाइल्स शेयर करें। अगर आपको कंप्यूटर में ब्लूटूथ से फाइल्स रिसीव करनी है तो इसके लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें, फिर सेटिंग्स पर क्लिक करें। अब डिवाइसेस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब ब्लूटूथ एंड अदर डिवाइसेस में आपको राइट साइड पर रिलेटेड सेटिंग के नीचे सेंड और रिसीव फाइल्स वाया ब्लूटूथ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करें। अब रिसीव फाइल्स के ऑप्शन पर क्लिक करें। इससे पहले मेक श्योर कि आपके कंप्यूटर का ब्लूटूथ ऑन हो। उसके बाद फोन से उस फाइल को सेंड करें जैसे आप नॉर्मली ब्लूटूथ से सेंड करते हैं। जैसे ही फाइल भेजेंगे कुछ सेकंड में ही आपको यहाँ फाइल रिसीव होती नजर आएगी। अब यहाँ आपको रिसीव फाइल को सेव करना है। अगर आप कैंसिल पर क्लिक कर देंगे तो ये फाइल आपके कंप्यूटर में सेव ही नहीं होगी, इसीलिए कैंसिल पर क्लिक ना करें। इस बॉक्स में वो लोकेशन शो हो रही है जहां ये फाइल सेव होगी। आप अगर इसे किसी दूसरी लोकेशन पर सेव करना चाहते हैं तो ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करके उस फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं जहां आपको फाइल सेव करनी है। अंत में फिनिश पर क्लिक करें। तो इस तरह से आप कंप्यूटर से फोन में और फोन से कंप्यूटर में फाइल्स ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थी कंप्यूटर क्लास डे 7 जिसमें आपने 2 बेहद ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर स्किल्स सीखी। यह कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज की लास्ट वीडियो भी है। हालांकि कंप्यूटर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्किल्स आप इस चैनल पर सीखते रहेंगे। एक कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए जितनी भी स्किल्स और नॉलेज चाहिए होती है वो सब हमने आपको इन वीडियोस में बताई है। आई होप कि आप इन वीडियोस से कंप्यूटर चलाना सीख चुके होंगे। कैसा था आपका एक्सपीरियंस हमसे सीखने का ज़रूर शेयर करें। हमें बहुत खुशी होगी अगर आप अपने एक्सपीरियंस को हमारे साथ शेयर करेंगे। जाते जाते एक काम और करिएगा, हमारे चैनल की कम्युनिटी टैब में जाइए। हमने एक पोल डाला है जिसमें हमने आपसे पूछा है कि नेक्स्ट वीडियो सीरीज आपको किस टॉपिक पर चाहिए। जिस भी टॉपिक के लिए सबसे ज़्यादा लोग वोट करेंगे हम उस पर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। अंत में वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर सारी वीडियोस देखने के बाद भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई प्रॉमिस यू आप इस चैनल से हमेशा वैल्यूएबल स्किल्स सीखते रहेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड से गोलगप्पे खाए? नहीं? आ गया है यूपीआई करने का नया तरीका। छोटी हो या बड़ी, हर यूपीआई पेमेंट पे चलेगा क्रेडिट कार्ड। लिंक योर क्रेडिट कार्ड नाउ एंड गेट मूवी टिकट्स वर्थ ₹500. लिंक नाउ। पेटीएम करो। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास डे 8। ऑल्दो हमारी कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स सीरीज 7 डे की ही थी, लेकिन ढेरों स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे और चूंकि कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी भी बचे हैं तो हमने सोचा क्यों ना आपकी बात मान ही ली जाए। तो ये रही कंप्यूटर क्लास डे 8 जिसमें हम आपको विंडोज कंट्रोल पैनल की कंप्लीट नॉलेज देंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप कंप्यूटर में मास्टर बनना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कंट्रोल पैनल आपके विंडोज कंप्यूटर का वह प्रोग्राम है या कह सकते हैं वो कंपोनेंट है जिसकी मदद से आप कंप्यूटर की सिस्टम सेटिंग्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या उनमें अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि कंट्रोल पैनल का यूज करके आप अपने कंप्यूटर की हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सेटिंग्स को एक्सेस कर सकते हैं और उनमें चेंजेस कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल को आप कई तरीकों से कंप्यूटर में